नमस्ते फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव। दिस इज सी डॉक्टर मनोज गुप्ता। फ्रेंड्स, टुडे we are going to do one of the small topic, not so important for exam, but काफ़ी सारे लोगों को डाउट्स है। काफ़ी सारे लोग थोड़ा सोच रहे हैं कि सर एक 1 hour 1.5 hours का कुछ डिटेल मिल जाए, सो दिस चैप्टर कैन बी सॉल्व। सो फ्रेंड्स, ये एफ आर का चैप्टर 16 है, प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सर ये तो प्रोफेशनल एथिक्स है जो हमारी ऑडिट में है, इसको तो हम ऑडिट के साथ ही कर लेंगे या नहीं करेंगे तो भी चलेगा। फ्रेंड्स, ऐसी गलती मत करना। ये टॉपिक एफआर में डाला है तो एफआर के हिसाब से, हाँ, प्रोफेशनल एथिक्स भी आपको काम आएंगे जो आपके ऑडिट में आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ में भी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे इसमें कुछ केस स्टडी वगैरह दी हुई हैं, अराउंड 9 इलस्ट्रेशन है और एक टेस्ट नॉलेज का क्वेश्चन है। ओवरऑल 10 क्वेश्चन दिए हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़े मार्क्स का आएगा, लेकिन 4-5 मार्क्स का आ सकता है और एमसीक्यू में तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है। प्लस जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप सीखना चाहते हो, जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है एक्चुअल में, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे अपने एथिकल बिहेवियर को वहाँ पर यूज करता है, उसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन लिए हुए हैं और सारी का स्टडी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड ही है। तो आपको बड़ा मजा आएगा चैप्टर को पढ़ने में भी। और इसका मेन क्रंच क्या है, किस बेस पर क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में हमको कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जो हमारे एफआर की 80-20 कॉन्सेप्ट होता है, उसके ऊपर इस चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो यहाँ पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो प्रैक्टिकल ड्यूटीज है उनके बारे में बताया गया है। हालांकि आपने एसएस के अंदर, प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर, ऑडिट में भी बहुत बात सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमको एक बहुत बड़ी डिग्री दे दी है जिसकी वैल्यू मोदी जी की साइन से भी ज़्यादा है, प्राइम मिनिस्टर के साइन से भी ज़्यादा है। लेकिन ये डिग्री देने के बाद हमारे हाथ बांध दिए हैं और हमको ऐसा रिस्पॉन्सिबल बना दिया है कि यू हैव टू रिस्पॉन्सिबल योर सेल्फ। आप कहीं पे भी साइन करते टाइम पर पहले 10 बार सोच लो कर सकते हो कि नहीं। आपसे कुछ भी अनएथिकल एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऐसा इंस्टीट्यूट को पता है और ऐसा इंस्टीट्यूट आपसे बुलवाती है। और आपसे, आप अगर देखोगे जब इंस्टीट्यूट डिग्री देती है आपको, तब उस टाइम आपके ओथ के लिए बुलाती है, वहाँ पर आपसे कसम भी खलवाती है कि देखो आप कभी भी अनएथिकल काम नहीं करोगे, अनप्रोफेशनल काम नहीं करोगे। सो ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी की इसलिए वैल्यू है क्योंकि इसके एथिक्स इतने स्ट्रांग हैं कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा क्लीन रहते हैं। जैसे अगर कोई हम अनएथिकल वर्क करते हैं या कोई क्राइम करते हैं, तो नॉर्मली क्राइम का जो अदर एक्ट में है वो तो रूल मिलेगा ही हमको, वो तो पनिशमेंट मिलेगा ही हमको, हमारी इंस्टीट्यूट भी हमको पनिश करेगी। सो इतना अच्छा इंस्टीट्यूट ने ये जो एथिकल हैं वो बनाए हैं, तो उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बन सकता है, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रहेगा, उसके ऊपर ये चैप्टर बनाया है। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर में आप लोगों को सीए से रिलेटेड प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे सीए, अभी कोई सीएफओ है कोई कंपनी में, तो उसको किस टाइप से बाकी के जो डायरेक्टर है या मैनेजमेंट है मैनिपुलेट कर सकता है, उसको फोर्स कर सकता है कोई काम करने के लिए, तो उस केस में उसको क्या करना चाहिए। आप में से भी कोई बड़ा बाद में जब कोई सीएफओ बनेगा, किसी कंपनी का सीईओ बनेगा और बहुत बड़ी पोस्ट पर जाएगा, तो व्हाट यू शुड डू इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। क्योंकि हम लोग सबसे पहले हमारी इंटीग्रिटी फॉलो करते हैं, हमारा जो साइन है उसकी वैल्यू इतनी तगड़ी है क्योंकि हम कभी हमारी इंटीग्रिटी के साथ नहीं खेलेंगे। सो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हमको एडजस्ट करना है, कैसे हमको सिस्टम में डालना है, उसके ऊपर एक चैप्टर बनाया है। तो मैं आपको बोलूंगा फॉर प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रैक्टिकल, जब आप लाइफ में जॉब करोगे या आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज को यूज करोगे, उस टाइम आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं मानता हूं कि छोटा झूठ बोलने से कभी थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में फायदा उसी का होता है जो हमेशा जो हमारे एथिक्स हैं उस पर चलता है। और एथिक्स से मतलब है हमारे खुद के सिद्धांत, हमने ऐसा काम करना है कि लोग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रिस्पेक्ट से देखते हैं, वो हमेशा मेंटेन रहे। ओके, चलिए, सो नाउ इसके ऊपर फ्रेंड्स मेजरली आपको क्वेश्चन जो आएंगे, उसमें जो तुम्हारे प्रोफेशनल एथिक्स का जो ऑडिट का पार्ट है, उसमें जो क्लॉज वगैरह हैं वो सब भी यहाँ दिए हुए हैं। वो सब क्लॉज आपको थोड़ा पता रहना चाहिए। तो आइए कंसीडर कि ऑडिट वाला पार्ट आपको आता है, ये सारे देखो ये क्लॉज वगैरह जो दिए हुए हैं ये आपको आता है। जो भी शेड्यूल हैं, दो शेड्यूल हैं, दोनों शेड्यूल के अंदर अलग अलग हमारे पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट के अंदर अलग शेड्यूल हैं, वो सब आपको आते हैं, ऐसा मैं मान लेता हूँ। यहाँ पर जो मेजर फैक्टर है ना फ्रेंड्स, वो है हमको 3 पार्ट में आंसर करने हैं, 3 स्टेप में आंसर करने हैं फॉर ऑल
10 क्वेश्चन, क्योंकि मेरा हमेशा 80-20 कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स, 80% तो कॉमन ही होता है, राइट। सो वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहला पार्ट तो है कि हम जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन की सिचुएशन को समझना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल के लिए लूंगा अभी, उस क्वेश्चन की सिचुएशन को आपको समझाना है कि देखो ऐसे ऐसे बंदा फंस चुका है, चार्टर्ड अकाउंट, भले वो किसी भी बड़ी पोस्ट पर हो या किसी भी छोटी पोस्ट पर हो, हम चार्टर्ड अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज डिफरेंट होती है, रिमेंबर। और ऑलवेज हम लोगों के साथ एक्सपेक्टेशन की जाती है कि हम हमेशा बेस्ट करेंगे, किसी से नहीं डरेंगे और किसी के बहकावे में या किसी के इन्फ्लुएंस में भी नहीं आएंगे। सो इसके लिए पहला आपको उस बंदे की सिचुएशन को समझना है। दूसरे केस में आपको कुछ हमारे प्रोफेशनल एथिक्स हैं, आप बोल सकते हो, जिनको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल बोलते हैं। तो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल को आपको मेजर रखना है, जिसमें 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जो आपके प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर भी आते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, मैं आपको ये दिखा देता हूं, ये देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो आपको मेजरली याद रखना है, जो कि हमारे आईसीआई के मॉड्यूल में दिए हुए हैं। माने स्टेप 2 में हमको फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में एक्सप्लेन करना है कि देखो आपके साथ ये सिचुएशन हो रही है, इस सिचुएशन को अब आपको हैंडल करना है, उसके अकॉर्डिंग आप सिचुएशन के एक्सप्लेनेशन के बाद में इन फंडामेंटल प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, जो कि 5 होते हैं। माने हर एक क्वेश्चन में आपको इन 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। जैसे सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, इंटीग्रिटी, ये लिखा हुआ है देखो। तो इंटीग्रिटी मतलब क्या, कि हम लोग हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे और हमारे काम को एकदम बखूबी बराबर से निभाएंगे। तो वो हमको पहले मेंशन करना है। तो स्टेप 1 में क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, स्टेप 2 में हमको इन फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है। देन सेकेंड पॉइंट हो जाएगा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी से मतलब क्या है कि हम लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, बल्कि हम विदाउट एनी जो ब्याज है उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी इंटीग्रिटी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हम लोगों को ऐसा लगे कि हमने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम कर लिया। सो ऑब्जेक्टिविटी हम मेंटेन रखेंगे कि हमको हमेशा परफेक्ट तरीके से काम करना है, परफेक्ट तरीके से हमारी ड्यूटी निभाना है, वो क्लियर मेंशन करेंगे हर एक आंसर में, ठीक है। फिर थर्ड है फ्रेंड्स, कई बार ऐसा बोलते हैं कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा बोल देगा कि सर मेरे को तो पता ही नहीं था ऐसा हो गया कुछ, सपोज कोई ऐसा रूल है, जैसे हमारे इंडेस 109 है, और सारे इंडेस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये भी याद रखो। इसलिए पहले स्टेप में इंडेस के बेस पर भी आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। सो स्टेप 1 इंडेस का बेस बनाता है बेसिकली। तो सारे इंडेस आपको जब पता है तो उसके बाद में उन इंडेस के बेस पर हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि सर देखो इंडेस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से ये पर्टिकुलर चीज होनी चाहिए, इंडेस 116 के हिसाब से हमको राइट ऑफ यूज एसेट्स दिखाना है, या इंडेस 115 के हिसाब से रेवेन्यू इतना दिखाना है, और व्हाटएवर इंडेस। उसके साथ में आप ये नहीं बोल सकते कि सर मैंने तो सीए पहले किया था, अभी तो मेरे को इंडेस आते नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो ये थर्ड पॉइंट इसको बताता है प्रोफेशनल, कॉम्पिटेंट एंड ड्यू केयर। माने हमको नॉलेज भी रखनी है, ये नहीं है कि जो चेंज हो चुका है हमको पता ही नहीं है। सर हम नॉलेज भी रख रहे हैं, आज जो है उसके हिसाब से हमको पता भी है कि आज क्या कर रहे हैं। सो इसको भी आपको मेंटेन करना है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल के अंदर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल, कॉम्पिटेंट एंड ड्यू केयर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है कॉन्फिडेंटिलिटी। फ्रेंड्स ये तो हमारे अंदर भरा हुआ रहना चाहिए कि हमारे क्लाइंट का डेटा, हमारे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन कभी भी लीक नहीं होगी। तो हम हमेशा हमारी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंट रखेंगे, कभी उसको लीक नहीं करेंगे। और ये फिफ्थ पॉइंट फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल बिहेवियर। तो ये पांचों पॉइंट के बारे में आपको पता रहना चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे एक्ट, जो चार्टर्ड अकाउंट एक्ट 1949 है, उसको तो मानेंगे ही, उसके साथ में हम लोग अपने अदर लॉ जो कि लोगों के लिए बनाए हुए हैं, चाहे वो क्रिमिनल एक्ट हो, चाहे वो कोई दूसरा लॉ हो, हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, उसमें भी हम अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, ऐसा हमारे एथिक्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये पांचों पॉइंट के बारे में आपको स्टेप 2 में लिखना है। स्टेप 1 में आपको क्वेश्चन का एक्सप्रेशन लेना है, उसमें आपको इंडेस का बेस डेफिनेटली यूज करना है, जो भी इंडेस का बेस के अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन समझ आता हो, क्योंकि सारे इंडेस आप कर चुके हैं ऐसा मैं मानता हूं। और सेकंड स्टेप में आपको मेंशन करना है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में ये पांचों पॉइंट से रिलेटेड जो भी आपको पॉइंट लगता है, आप पांचों के पांचों पॉइंट डाल सकते हो। अदरवाइज जो भी आपको 2-3 पॉइंट लगते हैं उनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंटिलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, इन पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिख देना है। फिर स्टेप 3 आएगी जिसमें आपको कंक्लूजन लिखना है
और कंक्लूजन भी ऐसा नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऐसा रॉन्ग कर दिया है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ सकता है। अगर ऐसा कर देगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट हमारी उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर देगी और बड़ा एक्शन ले सकती है। तो इसके लिए हमको क्या बोलना है कि अगर उसने ये सब फॉलो किया है मतलब ही इज करेक्ट, उसको हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं मानेंगे, और अगर इसने फॉलो नहीं किया है तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। बराबर है। सो स्टेप 3 में हमको उसका कंक्लूजन जस्ट एक एक्सप्लेनेशन के लिए दे देना है कि सर ये अगर ऐसा फॉलो करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ऐसा। ठीक है। सो ये मेजर 3 स्टेप हैं। इन सबके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, वो नोट्स में आपको एक बार दिखा देता हूँ, सो दैट आपको कैसे अपने समरी नोट्स 4-5 पेज में कवर कर लेने हैं, और उसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। क्लियर है? चलिए एक बार क्वेश्चन और ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये नोट्स हैं फ्रेंड्स, प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इंट्रोडक्शन, ये एथिकल क्या होता है, हमारे चार्टर्ड अकाउंट एक्ट में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज एथिक्स, इस सब का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देन ये फंडामेंटल प्रिंसिपल दिए हुए हैं फ्रेंड्स, जो आपको फॉलो करने हैं, कि फंडामेंटल प्रिंसिपल में इंटीग्रिटी, कि हमको हमेशा ऑनेस्ट रहना है, ऑब्जेक्टिविटी, नॉट टू कंप्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ अवर बियास और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आप ऐसा कुछ मत करिए जिससे आपका प्रोफेशनल एथिक्स को कंप्रोमाइज करना पड़े आपको, राइट। फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड द ड्यू केयर, अपन को नॉलेज रखनी है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर कॉन्फिडेंटिलिटी, हमारा डेटा में ऐसा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर, जो बाकी के एक्ट हैं उनके बारे में भी हमको पता रहना चाहिए। ठीक है। फिर अकाउंट ट्रीटमेंट, हमको क्या करना है, अकाउंट ट्रीटमेंट में ओवरऑल एक एक्सप्लेनेशन देना है, हमको केस स्टडी दिया रहेगा, उसको कैसे कैसे सॉल्व करना है, राइट। देन फिर आता है हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होता है, अदर मिसकंडक्ट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। नाउ ये आप इस पे मेन पॉइंट पढ़ लीजिए, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स हमको इसको 3 स्टेप में सम सॉल्व करना है, मैंने अभी आपको बताया। स्टेप 1 में क्या करना है, अप्लाई इंडेस का कॉन्सेप्ट एज पर द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग इंडेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए फ्रेंड्स आप लोग, कि जो इंडेस ने बोला है उसके हिसाब से हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है। अब इंडेस की नॉलेज आपको होनी चाहिए, इसलिए ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर करने से पहले सारे इंडेस होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी प्रोफेशनल नॉलेज, आपका इंटीग्रिटी, आपकी ऑब्जेक्टिविटी, सब कुछ चेक करने वाले हैं। तो यू शुड हैव नॉलेज फर्स्ट, देन ओनली यू कैन डू दिस चैप्टर। ओके। सो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, अप्लाई इंडेस रूल रीजन टू द करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, वॉट एवर ही आई डूइंग और वॉट एवर क्वेश्चन आई डूइंग, वो क्या कर रहा है, उसके हिसाब से आपका ओपिनियन क्या है वो आपको पता होना चाहिए एज पर इंडियस इंफॉर्मेशन। ठीक है। फिर सेकंड आता है कि आपको मेंशन करना है अबाउट प्रोफेशनल फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल अपने 5 बात की थी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ड्यू रिलायंस और प्रोफेशनल बिहेवियर, बराबर, इन सब के बारे में आपको बताना है। क्लियर है? बराबर ना। तो इन 5 पॉइंट के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है। कंफर्टेबिलिटी भी रहना चाहिए कि अपना डेटा कभी मिस नहीं होगा या कभी से मिस यूज नहीं करेंगे, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है। और फिर राइट में अपन को लास्ट में लिखना है एक कंक्लूजन, कि देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ऐसा कर रहा है, अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, मतलब ही इज करेक्ट। इफ ही नॉट फॉलो दैट ही मे बी कंडक्ट अंडर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट के अकॉर्डिंग इसको गिल्टी पाया जा सकता है। क्लियर? सो अपन को जो भी आंसर लिखना है इन 3 स्टेप में लिखना है। मैंने एक सैंपल के लिए आंसर भी लिखा है, तो कैसे आपको समझना है, वैसे जब नोट्स खत्म हो गए हमारे, एक आंसर में कैसे आपको स्टेप 1 2 3 में कवर करना है। तो देखो, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस टाइप सबको आंसर लिखना है, सो दैट एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे मिल जाए अगर आ जाता है क्वेश्चन तो। ठीक है। सो लेट्स डू द क्वेश्चंस, एक आइडिया लेते जाते हैं, क्वेश्चन एक बार करते जाते हैं। इलस्ट्रेशन 1 आपके मॉड्यूल से करवा रहा हूँ डायरेक्ट फ्रेंड्स, सो आप मॉड्यूल में देख सकते हो, आपके पास अगर मॉड्यूल ना हो तो ऑनलाइन कॉपी भी ले सकते हो। 16.9 पे पेज नंबर पे है। Illustration 1. Infostar Limited is a listed company engaged in the providing of IT service in India. ठीक है। The director are paid a bonus based on profit achieved by the company during the year as per the bonus table given below. So डायरेक्टर जो है उनको प्रॉफिट जितना होगा उसके बेस पर बोनस दिया जाता है। तो यहाँ से थोड़ा माइंड चालू होता है, डायरेक्टर मतलब कौन हो गया, मैनेजमेंट हो गया। अब उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो बोनस ज़्यादा मिलेगा। अब ये प्रॉफिट ज़्यादा होगा कम होगा उसको दिखाने का तरीका लोग चेंज कर सकते हैं। आपने सीखा हुआ है अपने इंडियाज़ के अंदर, कई ऐसे सिचुएशन होती हैं जहाँ पे हम प्रॉफिट को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। सिचुएशन सब सेम है, खाली अकाउंटिंग पॉलिसी तो भी अलग कर दी। लेकिन एथिकल है तो अलाउ, जैसे हम लोग बोलते हैं हम टैक्स प्लानिंग करेंगे, अलाउ है, लेकिन टैक्स एविजन अलाउ नहीं है। तो वही बेस पर अपन को सोचना है। ठीक है।
रेंज ऑफ प्रॉफिट एंड बोनस का इन्होंने दिया हुआ है अलग अलग। अगर लेस देन 1 करोड़ प्रॉफिट होगा तो कुछ बोनस नहीं मिलेगा, 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में होगा तो 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट विल गेट द बोनस, और बिला बिला आगे आगे उन्होंने सिचुएशन अलग दिया हुआ। 30 करोड़ का प्रॉफिट होगा तो 10% बोनस मिल जाएगा, मतलब 3 करोड़ का बोनस मिलेगा। ठीक है। द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 करंटली शोइंग अ प्रॉफिट ऑफ 2 करोड़। ओके, मतलब 2 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब हम सेकंड वाली कैटेगरी में आ गए। 2% प्रॉफिट डिविडेंड मिलेगा हमको, 2% बोनस मिलेगा बेसिकली प्रॉफिट का, मतलब अराउंड 20 लाख का फिगर मिल सकता है, 2 लाख का, सॉरी 10% नहीं, राइट। ठीक है। इशू क्या है? इशू वो अपन को क्वेश्चन में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन 25 मार्च 2022 Info Star Limited sold land located adjacent to its head office to the third party Just Limited. Actually, हाँ, third party Just Limited for consideration of 40 crores. Okay, means 25th March को he had sell some land 40 crore का, okay, with an option to purchase the land back on 25th March 2022 for 40 crore plus premium of 6%. मीन्स सेल किया है विथ बायबैक। जैसे आपको समझ आया सेल विथ बायबैक मतलब इंड AS 115 रेवेन्यू क्या बोलता है? रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, कि अगर आपने सेल लैंड या इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ बायबैक ऑप्शन किया है तो फिर वो आपका प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन मांगा जाएगा। बराबर है, माने वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपका हो चुका है, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के केस में इट इज नॉट सेल। वो क्या माना जाता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसका मतलब हमने लोन दिया है और लोन पे हमको 6% इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस मिल रहा है। ठीक है, आगे द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द ट्रांजैक्शन एस्टिमेटेड द बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ इन्फोसाइड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022 ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अंडरलाइन कर लो फ्रेंड, जैसे ही सीए का नाम दिख जाना समझ जाने का कि अब यहाँ से पंगा चालू हो गया है, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ ही ये रिस्ट्रिक्शन है। बाकी के लोग कुछ भी करते नहीं चलेगा, लेकिन हम चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप में अपने आप को मेंटेन रखेंगे, ऐसा हमने प्रॉमिस किया है, ऐसे हमने कसम खाई है। ठीक है, तो कौन है वहाँ का? CFO है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। द ट्रांजेक्शन वाज ट्रीटेड एज अ सेल। सेल मान लिया उसने, देखा माने जो लैंड बेचा है उसको बंदे ने सेल मान लिया। अरे भाई ये तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, दिस इज नॉट सेल। ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रॉफिट अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। माने इस पे जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, अभी कितने का कॉस्ट हमको नहीं पता है, बट वो जो प्रॉफिट हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट हमने पीएल में डाल दिया और प्रॉफिट बढ़ा दिया। ऐसा हो सकता है। अब इंटेंशन क्या है कि उसने वापस लेना है, मतलब ये तो क्लियर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है भाई, हम नहीं बोलेंगे हमारा सेल है। रिक्वायर्ड डिस्कस द ethical and accounting implementation of the above issues with the respect of the chartered accountant in service। chartered in service के लिए है ये, तो आपका जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसमें आप chartered accountant सर्विस ले सकते हो, referring to the relevant Ind AS wherever appropriate। तो फ्रेंड देखिए, अभी आपको 3 स्टेप में आंसर लिखना है। सबसे पहले स्टेप में आपको Ind AS के बारे में बताना है कि सर देखो ये जो Ind AS है वो 115 इसलिए एप्लीकेबल हो रहा है क्योंकि रेवेन्यू के बारे में वही बात करता है, और उसने क्लियर बोला है कि अगर आपने एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल विद द बायबैक प्रोविजन तो उस केस में उसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मांगेंगे, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के हिसाब से इट शुड बी शोन एज नॉर्मल लोन, आप इसको सेल नहीं बोल सकते। बराबर। अब फिर अपन स्टेप 2 में लिखेंगे, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि CFO साहब हैं, अगर वो ऐसा करने को तैयार हो जाते हैं और साइन कर देते हैं कि हाँ भाई बराबर है कर दो आप, तो ऐसा तो वो ये माने जाएंगे कि उन्होंने इंटीग्रिटी फॉलो नहीं की, उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी फॉलो नहीं की। इंटीग्रिटी क्योंकि वो ऑनेस्ट नहीं रहे, ऑब्जेक्टिविटी क्या कि उन्होंने अपने फायदे के लिए, क्योंकि वो CFO है, अगर डायरेक्टर को नाराज करेगा तो हो सकता है नौकरी से निकाल दे, तो इसके लिए उसने अपने फायदे के लिए अपने ऑब्जेक्टिविटी को भुला दिया, ये भी हम मेंशन कर सकते हैं। सो इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी दोनों ही हो गई है। थर्ड, अगर वो बोलने लग जाए कि सर मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरे को तो ये है ही नहीं नॉलेज कि इंड AS ये 115 भी आ गया है, मैं तो उस टाइम CA किया था, उस टाइम तो AS चलता था, AS 9 और ये सब होता था, तो ऐसा तो वहाँ नहीं होता था, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई, तेरे को पढ़ना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते, हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ पर वो सब तरीके से फंस सकता है, हम ऐसा मेंशन करेंगे, फिर हम उसको लास्ट में लिख देंगे कि साहब देखो अगर ये बराबर से काम कर रहा है, इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम कर रहा है, हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, तो इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि अभी क्या करे, वो तो एम्प्लॉय है, अपने रिपोर्ट में लिख देगा कि साहब ये सेल नहीं है, तो बराबर है। अब डायरेक्टर से पंगा होगा तो देखा जाएगा, नौकरी की परवाह नहीं कर रहा, और अगर उसने नौकरी की परवाह की और बोला कि नहीं नहीं सर मैं तो आप जो बोलोगे वो करने को तैयार हूँ, तो इसका मतलब वो
प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अकॉर्डिंग गिल्टी पाया जाएगा, और बस इतना लिख के छोड़ देना। ओके, क्लियर है? तो फ्रेंड्स ऐसे हमको आंसर मेंशन करना है। एक बार मैं इसका आंसर भी रीड करके आपको दे देता हूँ, सो दैट आपको समझ आ जाएगा कैसे लिखना है, क्योंकि देखो सेम वर्ड लिखना तो फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं है, ये तो आप भी जानते हो, लेकिन ये पक्का पॉसिबल है जो आपको मैं बता रहा हूँ उसके बेस पर एक्सप्लेनेशन लिखना। जैसे इंडियस 115 के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दो, एंड थोड़ा सा अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में मेंशन कर दो, और लास्ट में कंक्लूजन लिख दो, हो गया काम। ठीक है, सो लेट्स सी द सेल ऑफ लैंड मीट द कंडीशन स्पेसिफाइड इन इंडियस 115, ये देखो उसने मेंशन कर दिया, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर फॉर क्वालिफाइंग एज रीपर्चेज एग्रीमेंट एज Infostar Limited has an option to buy back land from Just Limited. Thereafter, control is not transferred as a Just Limited ability to use and gain benefit from the land is limited. Infostar Limited must treat the transaction as a financial arrangement. देखो financial arrangement उसने बोला है, financial arrangement मानेंगे उसको, and record both the assets that is land, अपनी बुक्स में ही दिखाएगा वो, and financial liabilities, क्योंकि उसने लोन ले लिया है तो लाइबिलिटी दिखानी पड़ेगी ना, अमाउंट रिसीव विच इज रिपेबल इन जस्ट लिमिटेड, वो हमारे लाइबिलिटी दिखानी पड़ेगी। तो ऑब्वियस बात है लैंड अपनी बुक्स में ही रहेगी, लैंड नहीं जाएगी बुक से, और जो पैसा मिल चुका है उसको कुछ तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट तो डेबिट हो चुका है, क्रेडिट तो कुछ दिखाना पड़ेगा, तो क्रेडिट लैंड को नहीं करना है बल्कि क्रेडिट लोन कर देना है, तो वो हमारे फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनकर हमारी बुक्स में रहेगी। ठीक है, इन्फो लिमिटेड शुड नॉट हैव डिरिकॉग्नाइज द लैंड, बराबर बात है, फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप आर नॉट ट्रांसफर, दस द subsistent of the transaction is a loan of rupees 40 crores with the 6% premium on repurchase effectively reflecting interest payment. ये इंटरेस्ट की तरह बन जाएगा, तो हमारे एक्सपेंडिचर भी हम इसको पीएनएल में दिखा सकते हैं 6% को, जो हम रीपे करेंगे तब, और टिल 31 मार्च तक अगर कुछ अक्रूड इंटरेस्ट हो जाता है उसको हम 31 मार्च के पीएनएल में दिखा सकते हैं। Recording the aforesaid transaction as a sale as an attempt to manipulate the financial statement in order to show an improved profit figure and more favorable cash position. The sale must be reversed and land should be registered in carrying amount prior to the transaction. मैंने उसको सेल मान लिया है तो उसको प्लीज रिवर्स करिए, और रिवर्स करते हुए आप सेल को हटा दीजिए और वापस से लैंड को बुक्स में दिखा दीजिए। तो डायरेक्टली वो जो पूरा सेल अपन बोल रहे हैं उसको वो बोल रहा है अगर दिखा दिया तो रिवर्स भी कर दीजिए। ठीक है ना, एथिकल इशू जो आपको भी स्टेप 2 में देना है। इसमें क्या बताना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या ड्यूटी है, तो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल आप पूरे के पूरे यहाँ पे लगा सकते हो। स्पेशली 3 तो आपके लगी गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फिडेंटिटी की कोई बात नहीं है और कोई अदर लॉ की बात नहीं हो रही है, तो प्रोफेशनल बिहेवियर का और लास्ट 2 पॉइंट को छोड़ सकते हैं, बाकी फर्स्ट 3 पॉइंट आपको लगाने को 100% मिल जाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट आर रिक्वायर्ड टू एम्प्लॉय विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल, देखो लिखी हुआ है फंडामेंटल प्रिंसिपल लेट डाउन इन द कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, दिस इंक्लूड एक्टिंग ऑफ द इंटीग्रिटी, देखो सबसे पहला पॉइंट दे दिया इंटीग्रिटी, राइट। वो क्या बोलता है, इट अपीयर दैट द इंटीग्रिटी ऑफ सीएफओ इज compromised in this situation as he had accounted the transaction as sale and not as a loan, वो गलत किया उसने, और financial arrangement. The effect of accounting if it as sale just before the year end is merely to improve profit, बराबर, and eliminate the bank overdraft, जिससे बैंक ड्राफ्ट खत्म हो जाएगा तो उसका जो लिक्विडिटी है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी, thereby making the cash position seem better than it is. Perfect. This is effectively amount to window dressing. विंडो ड्रेसिंग करने का काम सोच रहे हैं, which is not honest as it does not present the actual performance and position of the Infostar Limited. माने चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सबसे पहला इंटीग्रिटी वाला सिस्टम फॉलो नहीं किया, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया सेल है और उसने छोड़ दिया उसको, ठीक है, तो इंटीग्रिटी वाला आ गया। सेकंड, अकाउंटेंट मस्ट ऑल्सो एक्ट विद ऑब्जेक्टिविटी, ये देखो सेकंड पॉइंट भी ले लिया, अंडरलाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्टिविटी, पहला इंटीग्रिटी, सो ये अंडरलाइन कर लेना है इस पॉइंट को, आपको ये सब हर एक आंसर में मेंशन करना है, इनकी डिटेल भले आप अपने हिसाब से लिखो लेकिन मेंशन करना है, जिससे ये क्लियर आए कि देखो उसने इन्फ्लुएंस में आके दूसरे के लिए अपने जो ऑनेस्टी है उसको सेक्रीफाई कर दिया, अपने प्रोफेशन को सेक्रीफाई कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मस्ट एक्ट ऑब्जेक्टिविटी विच मीन्स दैट मस्ट नॉट अलाउ बियास, conflict of undue influence of other to override professional और business judgment, बराबर, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, किसी के इन्फ्लुएंस में आके या किसी के इन्फ्लेक्ट में आके नौकरी का खतरा हो जाएगा ये सोच के। therefore the management must put the interest of the company and the shareholder before their own interest. The pressure to show profit and
achieve the bonus is an self-interest of the director and seem to have been partly driven the transaction and the subsequent accounting which is clearly conflict of interest. देखा उसने conflict of interest खुद का फायदा सोच के ये सब कर दिया. आगे, it is further necessary to accountant to comply with the principle of professional behavior which require compliance with relevant law and regulation. माने ये नहीं बोल सकता कि इसको नई नॉलेज है, हमको पता ही नहीं था, हाँ ये लॉ ऐसा है कि इंडिया 115 आ गया है, ऐसा हमको पता ही नहीं था. In the interest case, the accounting treatment is not enforced with the NDS. The given fact do not make the clear whether CFO is aware of this or not. मतलब अभी क्लियर नहीं है कि उसको पता था कि नहीं, उसने तो बस सेल बांध दिया है. लेकिन वापस आता है कि नॉलेज होनी चाहिए, नहीं पता थोड़ी चलेगा, तू ऐसे छोड़ नहीं सकता है कि नहीं पता तेरे को छोड़ देंगे. If he is aware but still apply the incorrect treatment, he is not compliance with the principle of professional behavior. बराबर, ये प्रोफेशनल बिहेवियर का भी लगा दिया उसने तो, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब सारे एक्ट का बोलता है, तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट का भी बोलता है. It may be that he was under undue pressure from the director to record the transaction in this manner. If, however, he is not aware that the treatment is incorrect, then he has not compliance with the principle of professional compliance as knowledge and skill are not updated. ये देखो क्लियर लिख दिया उसने पॉइंट 3 को हमारे कि प्रोफेशनल कंप्लायंस उसको नहीं आते हैं, तो उसकी नॉलेज अपडेट नहीं है. भैया पढ़ाई कर, मनोज का FR ज्वाइन कर, सारे इंडिया सीख, ऐसा अपन उसको बोल सकते हैं. वी कांट से कि उसको नॉलेज नहीं है. ठीक है, तो ये उसने अपने एथिकल प्रोफेशनल एथिक्स को अप्लाई कर दिया. क्लियर. अब कंक्लूजन में अपन को क्या करना है, अगर आपको वैसे पता रहना चाहिए ऑडिट के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉज शेड्यूल जो भी हैं उनका पता है, तो आप उनको लगाइए. तो अभी आप बोल सकते हो स्टेप 3 हम कंक्लूजन के साथ में थोड़ा सा प्रोफेशनल एथिक्स आपकी ऑडिट की नॉलेज भी लगा देते हैं. ठीक है, तो स्टेप लास्ट देख लीजिए. अभी इन सच केस he is subject to professional misconduct under clause 1 of part 2 and second schedule of the Chartered Accountant Act 1949. तो ये आपको पता रहेगा ऑडिट के अकॉर्डिंग, राइट. clause 1 state that the member of the institute whether the practice or not shall be deemed to be guilty professional misconduct if contravenes any of the provision of this act or the regulation made thereunder or any guidelines issued by the council. As per the guidelines issued by the council, a member of the institute who is employee shall exercise due diligence and shall not be grossly negligent in the conduct of his duties. तो इन शॉर्ट खाली धमकाया है कि अगर वो गलत कर रहा है तो वो गलत होगा, नहीं कर रहा है तो छोड़ा भी जा सकता है. लेकिन सब तरीके से उसको पकड़ रखा है कि तू बोलेगा मेरे को पता नहीं था, वो भी नहीं चलेगा. तू बोलेगा साहब मैं तो प्रेशर में था, तो भी नहीं चलेगा. बोले तेरे को देख जो करना है करना ही पड़ेगा, जो ICAI बोलता है वो करना ही पड़ेगा, जो हमारे प्रोफेशनल एथिक्स बोलते हैं तेरे को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एथिकल बिहेवियर, एथिकल ड्यूटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है. प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ अ चार्टर्ड. ठीक है फ्रेंड्स, समझ आया. तो मैं बाकी के सारे क्वेश्चन के बारे में आपको गो थ्रू करके बता देता हूँ, और उसका आंसर क्या होने चाहिए वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े जो आंसर हैं वो पढ़ने में टाइम जाता है और एक आपको आइडिया मिल जाएगा. उसके बाद आप आराम से लिख पाओगे. फ्रेंड्स, सिमिलर लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ. खाली इतना पता रहना चाहिए कि 3 स्टेप में आंसर लिखना है. पहले में आपको इंडियस की नॉलेज के अकॉर्डिंग उसका एक्सप्लेनेशन दे देना है. देशों में आपको जो एथिकल बिहेवियर है या प्रोफेशनल एथिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग एथिकल ड्यूटी क्या है वो उसको मेंशन करनी है, जिसमें हमें 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल से रिलेटेड बातें आपको देनी है. और थर्ड स्टेप में आपको ऑडिट के अकॉर्डिंग अगर क्लॉज पता हो तो वो क्लॉज लगा देना है. मैं तो बोलूँगा लगा नहीं, और उसके बाद में एक कंक्लूजन लिख देना है कि अगर उसने फॉलो नहीं किया है तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अकॉर्डिंग वो गिल्टी पाया जाएगा, और अगर फॉलो किया है तो फिर कोई बात नहीं. ठीक है, वेरी गुड. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Rustom Limited, a company engaged in the oil extraction, okay, has a present obligation to dismantle the oil ring installed by it at the end of the useful life of 10 years. Okay, Rustom Limited cannot cancel this obligation or transfer it. Okay, means anyhow you have to destroy, right? Dismantle करना ही पड़ेगा लास्ट में. Rustom Limited intend to carry out the dismantle work itself and estimate that the cost of work to be 100 crore at the end of 10 year. Okay, means at the end of 10 year हमको 100 करोड़ का कॉस्ट इनकम होने वाला है इसको डिसमेंटल करने में 10 ईयर के लास्ट में, राइट. ओके,
the director of the Rustom Limited are aware of the requirement of Ind AS 37 provision contingent liabilities and contingent assets. Read with the Ind AS 16 property plant equipment. हाँ, आपको याद होगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में अगर कोई कॉस्ट फीचर में इनकर्ड होने वाला है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पीपीई. प्रेजेंट वैल्यू उसका लेते हैं, राइट. अगर आप लोगों को ऐसा पता है कि आफ्टर 10 ईयर हमको कुछ डिसमेंटल कॉस्ट इनकर्ड करना है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट शुड बी इंक्लूड इन द पार्ट ऑफ पीपीई. ठीक है. हाउएवर they propose to expense the cost of dismantle to oil ring as and when incurred. जब होगा तब उसे रिकॉर्ड कर लेंगे. ओ माय गॉड. विथ नो एंट्रीज और डिस्क्लोजर इन द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैंने बिल्कुल उसको खाई गया. उनको पता है सब इंड AS 37 का और इंड AS 16 की नॉलेज है कि भाई हमको उसको फ्यूचर कॉस्ट को भी हमको दिखाना पड़ता है पीपी के उसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉस्ट. बट उसने इग्नोर कर दिया, बोला हम इसको नहीं दिखाएंगे. द आर्ग्यू दैट एप्लीकेशन of Ind AS involve judgment, and although prudence is mentioned in the conceptual framework, it is only one among the many way of the achieving faithfully representation. माने बोलते हैं हम कोई व्यू दिखा देंगे या कोई सा जजमेंट आया है वो दिखा देंगे. भैया ऐसा देख, जजमेंट सबकी जरूरत कब पड़ती है जब कोई लॉ क्लियर नहीं होता है. यहाँ पर तो लॉ क्लियर दिख रहा है आपको कि फ्यूचर कॉस्ट जो भी होती है आपको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके पीपी के अंदर कॉस्ट में दिखाना पड़ता है. यू कैन नॉट से कि इसके लिए हम जजमेंट यूज करेंगे. जजमेंट की जरूरत जब पड़ती है हमारे पास लॉ क्लियर नहीं है. तो लॉ क्लियर है. रिक्वायर्ड डिस्कस वेदर द डायरेक्टर आर एक्टिंग अनएथिकली इन द अबव इंस्टॉलेशन. व्हाट शुड बी द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सोर्स ऑफ एक्शन इन दिस रिगार्ड. अब ये प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आया है ये अभी कुछ ऑडिट करने आया होगा. उस टाइम उसको पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे एम्प्लॉय तो कोई है नहीं जैसे पिछले केस में था वैसे. तो ठीक है, हम प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट के केस में बोल देंगे. तो देखो हम जब ऑडिट करने जाएंगे और हमको ऐसा दिखेगा तो हम क्लियर बोल देंगे कि इंड AS 16 तो फॉलो नहीं हो रहा है. तो पहले हमको क्या करना है, अबाउट इंड AS 16 बोल देना है कि इंड AS 16 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप जो भी कॉस्ट इनकर्ड करते हो टिल वट एवर फ्यूचर कॉस्ट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट शुड बी इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स. और उसके बाद उस पर हम डेप्शन लगाना चालू करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू करते हैं. और इंड AS 37 भी ये बोलता है कि जो भी हमारे लिए फ्यूचर कॉस्ट होने वाली है उसका प्रोविजन बनाओ. उसके लिए आप प्रोविजन अपने पास रखो. अगर आपको लग रहा है कि ये कंटीजेंट लाइबिलिटी है, कोई फ्यूचर का कॉस्ट होने वाला है, कंटीजेंट एसेट्स फ्यूचर कोई बेनिफिट होने वाला है जिसकी श्योरिटी है, रीजनेबल सर्टेनिटी, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मेंशन कर देना है. और उसके बाद हमको हमारे प्रोफेशनल ड्यूटी में आ जाना है. उसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि हम प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के हिसाब से हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है और ऑडिट करने जाएगा उसको डेफिनेटली उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि वो उसको इग्नोर कर दे. ठीक है, बोले नहीं किया है तो कोई बात नहीं है. इट शुड बी शोन द करेक्ट ट्रीटमेंट. उसको इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना है, प्लस उसको पता होना चाहिए कि हाँ ये नॉलेज मेरे को है. ऐसा नहीं बोलेगा कि इंड AS 16 की मेरे को नॉलेज ही नहीं थी. बराबर. और इसके अलावा प्रोफेशनल बिहेवियर को भी मेंटेन करना है. उसको ये मेंशन करना है कि नहीं भाई ये चीज़ गलत है, उसके हिसाब से मेंशन कर सकते हैं. प्लस लास्ट में हम कंक्लूजन लिख देंगे. उस कंक्लूजन में एज पर जो भी क्लॉज हमारा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग क्लॉज 5, 6, 7 और पार्ट 1 शेड्यूल सेकेंड शेड्यूल का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. क्लॉज 5 के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ मेंशन है वो सब आपको मेंशन कर देना है. और लास्ट में लिख देना है कि अगर वो फॉलो नहीं, क्योंकि यहाँ तो पता है नहीं कि क्या कर रहा है, वो कुछ मेंशन ही नहीं है. तो अगर बोलेगा कि नहीं उसने फॉलो नहीं किया है तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, गलती माना जाएगा. और किया है तो नहीं माना जाएगा. ठीक है, तो आप पढ़ लेना प्लीज आगे का. फिर क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से उन्होंने बना के दिया है. बट आप प्रोफेशनल एथिक्स को ऑडिट के हिसाब से याद रख लो, बहुत है. बाकी यहाँ पे अप्लाई भी करो, लेकिन मेन आपको यहाँ पर जो करना है वो इंड AS की नॉलेज प्लस आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल. ठीक है. लेजिस्लेशन 3, आलाप लिमिटेड डायरेक्टर फील दैट द कंपनी नीड्स टू सिग्निफिकेंट इंजेक्शन ऑफ द कैपिटल इन ऑर्डर टू modernize plant and equipment as the company has been promised for the order. If it can produce goods of international standard, okay, the current lending policies of the bank required prospective borrowers to demonstrate strong project cash flow coupled with the debt service coverage ratio exceed 10. माने इनको कुछ बड़ा काम करना है, इंटरनेशनल मार्केट में जाना है और ब्ला ब्ला, और उसके लिए उनको लोन की ज़रूरत है, फंड की ज़रूरत है. और बैंक ने क्लियर बोल रखा है कि अगर आपका डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो अगर 10 से ज़्यादा होगा तो ही मिलेगा. बराबर. एक्सीड 10. हाउएवर
द करेंट प्रोजेक्ट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो डज नॉट सेटिस्फाई द बैंक क्राइटेरिया फॉर द लैंडिंग। अभी तो नहीं हो रहा है फिलहाल, ठीक है। द डायरेक्टर हैव टोल्ड द बैंक दैट द कंपनी इज इन एक्सट्रीमली फाइनेंशियल पोजीशन, द फाइनेंशियल रिजल्ट एंड कैश फ्लो projection will meet the criteria and the chartered accountant will submit the report to this effect shortly। ये लो, माने वहाँ के डायरेक्टर भाई साहब, मैनेजमेंट भाई साहब आके बोलते हैं कि सर डोंट वरी, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और चार्टर्ड अकाउंटेंट से हम रिपोर्ट प्रेजेंट करवा देंगे। मतलब हम सीए को तो बीच में घुसा ही दिया। तो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात आ गई तो हम वापस से प्रॉब्लम है कि अगर है नहीं और तुम दिखाओगे तो गलत हो गया ना भैया। सो वो आपको मेंशन करना है, राइट। आगे, द चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज recently joined Alpha Limited has openly stated that the cannot afford the loss of his job। oh my god, मतलब ये तो इंटीग्रिटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लॉस ऑफ हिज जॉब बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट। माने चार्टर्ड अकाउंटेंट ने रिसेंटली ज्वाइन किया है उनकी फर्म को, उनकी कंपनी को, और वो बोल रहा है कि साहब मैं तो जो बोलेगा वो करेगा, जहाँ बोलेगा वहाँ साइन करेगा, क्योंकि मेरे को लॉस ऑफ जॉब नहीं करना है, मेरे को तो रखना है। तो इनका मतलब इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी दोनों ही इसने सुहा कर दिया। लेकिन देखते हैं आगे क्या है। डिस्कस द पोटेंशियल एथिकल कॉन्फ्लिक्ट विच मे अराइज इन द एबव सिनेरियो and the ethical principle which would guide how the chartered accountant should respond to the situation। तो फ्रेंड्स यहाँ उसने कुछ किया नहीं है, उसने खाली थॉट किया है कि मैं अपने जॉब के साथ सेक्रीफाई नहीं करेगा, मैं जॉब अपना लॉस करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है उसका कोई प्रोफेशनल फाइनेंशियल कमिटमेंट हो, उनको पूरा करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात आ जाती है कि हमको मेंशन क्या करना है, हमको एक्सप्लेनेशन में क्या देना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा कुछ तो है नहीं जो उसने रॉन्ग किया है, माने कुछ इंडेक्स लगाना हो, क्योंकि यहाँ पर खाली ये दिखाना चाह रहा है कि भाई ऐसे ऐसे रिपोर्ट बना के तैयार करनी है। अब कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन नहीं है जिसके ऊपर हमको इंडेक्स लगाएं। तो पहले बात यहाँ पर ये हो गई कि इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन नहीं है। तो कोई बात नहीं, उसका हम एक जनरल वे में एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, और उसके साथ हम इस बार ज़्यादा लिखेंगे, वो लिखेंगे हम प्रोफेशनल हमारे एथिक के बारे में, कि इसको जो एथिक्स हैं उनको अप्लाई करना है, उनके अकॉर्डिंग सारे पांचों का एक्सप्लेनेशन हम इसको अच्छे से दे देते हैं, जिससे क्या होगा वो थोड़ा सा एक सिस्टम में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा इंडेक्स स्पेसिफिक नहीं है जो उसने फॉलो नहीं किया है, जैसा कि पिछले दो क्वेश्चन में हो रहा था। एक में इंडेक्स 115 आ गया था, एक में इंडेक्स 37 और 16 आ गया था, वो फॉलो नहीं किए थे। लेकिन यहाँ पर तो उसने कोई ऐसा इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं बोला है। तो आपको प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में, फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में ही ज़्यादा बोलना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये सब उसको पांचों के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देंगे। उसके बाद में उसका अपन ये भी मेंशन कर देंगे कि तू अगर ऐसा कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं मिसकंडक्ट में आ जाएगा भैया, जॉब की चिंता मत कर, तेरा जॉब कहीं नहीं जाने वाला है, तू ऑनेस्ट रहे, तू करेक्ट रिपोर्ट दे, फिर देख तेरे साथ क्या क्या होगा। हालांकि आप सब लोग जानते हो इनडायरेक्टली कि उसको फायर कर दिया जाएगा, बट फ्रेंड्स जो लीगल है, जो एथिकल है, वो उसको करना चाहिए, वही हमको यहाँ एडवाइस देनी है। वी कैन नॉट से कि नहीं उसको छोड़ देना चाहिए ऐसा, क्योंकि अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में वो आ गया है तो इसका मतलब उसको डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक्ट के अकॉर्डिंग गिल्टी पाया जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स वैसे उसने ऐसा मेंशन किया हुआ है, द गिवन सिनेरियो प्रेजेंट द टू फोल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहला, प्रेशर ऑफ ऑब्टेन फाइनेंशियल एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सनल सर्कमस्टेंसेस। देखो उसका स्टार्टिंग में जो खुद का है वो उसने बता दिया एक्सप्लेनेशन कि देखो एक तो क्या है, उसको फंड लेना है, क्योंकि कंपनी को फंड नहीं मिलेगा तो वो इंटरनल मार्केट में घुस नहीं पाएगी, और दूसरा क्या है, उसका पर्सनल चार्टर्ड अकाउंटेंट का अभी सिचुएशन ऐसी है कि बेचारे को फाइनेंस नहीं मिलेगा, दिवालिया हो जाएगा, तो फिर उसका जो भी उसने फाइनेंशियल कमिटमेंट है वो पूरे नहीं होंगे। तो उसके ऊपर उसने मेंशन किया है कि देखो ऐसा ऐसा उसका चल रहा है। उसके ऊपर भी आप देखोगे तो द एथिक्स ऑफ द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू बी अकाउंटेड आर एज ऑड्स विद द प्रेशर ऑफ हिज पर्सनल सर्कमस्टेंसेस। अब उसको समझाया ड्यूटी ऑफ शेयर होल्डर, एम्प्लॉय एंड बैंक। अब इनके हिसाब से हम उसको रिपोर्ट में ये मेंशन करेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है, तो हम उसको मेंशन करेंगे। देखो भाई शेयर होल्डर को भी मैं बता देता हूँ कि ऐसी सिचुएशन है, हमारे पास नहीं है फंड। हम एम्प्लॉय को भी बताएंगे कि देखो सर, एम्प्लॉय के हिसाब से हम देखने जाए तो मैं जो एम्प्लॉय हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी ट्रू है, जो भी फैक्ट है, जो भी मेरे को बोला जाए वो करके दूँ। और बैंक के लिए अपन देखने जाए तो बैंक को क्या बताना पड़ेगा कि सर बैंक जो है वो अपनी रिपोर्ट पे विश्वास करने वाला है, इसके लिए उसको मेंशन करो कि सर एक्चुअल सिचुएशन ऐसी नहीं है, बट स्टिल हम चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जाना, तो आप कुछ हेल्प कर सकते हो तो बताइए।
मीन्स अगर तुम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो बैंक भी गलत हो जाएगा। इसलिए बैंक को हम सजेस्ट करेंगे, या बैंक खुद चाहेगा कि एक अपनी तरफ से भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भेज के वो रिपोर्ट निकलवाए, बराबर। अब आ गए हमारे एथिकल प्रिंसिपल गाइडलाइंस इन चार्टर्ड अकाउंटेंट रिस्पॉन्स, यानी कि स्टेप 2 इस बार हमारा यहाँ से चालू हुआ है। स्टेप 1 में उन्होंने क्या दे दिया, थोड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में, या थोड़ा सा पर्सनल जो उसका प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में, थोड़ा सा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने एक्सप्लेनेशन दे दिया। फिर इस थर्ड में स्टेप 2 में आके उसने वापस से प्रोफेशनल एथिक्स को लेके आ गया, जिसमें उसने ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, ये देखो क्लियर लिखा है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, उसको नॉलेज होनी चाहिए, इस सबको एक्सप्लेनेशन लेते हुए रिस्क ऑफ लॉस ऑफ जॉब है उसको मानना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसको इंटीग्रिटी को रखना है, प्रोफेशनल बिहेवियर को रखना है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को रखना है, प्रोफेशनल जो अपने एथिकल रूल हैं उनको मेंशन करना है। तो अपन सारे के सारे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल उनको एक्सप्लेनेशन अपने यहाँ दे देंगे। नाउ अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होना चाहिए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट फेस एन इमीडिएट एथिकल डेडमैन एंड मस्ट अप्लाई हिज मोरल एंड एथिकल जजमेंट, ऐसा उसको बोला जा रहा है, बराबर। एज अ प्रोफेशनल ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंटिंग द ट्रूथ एंड नॉट अ इनजज इन क्रिएटिंग अकाउंटिंग ऑन टू प्रेश। तो उसको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि भैया एज ए प्रोफेशनल ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जो प्रेजेंटिंग द ट्रूथ, तो ट्रूथ उसको दिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मेंशन करना चाहिए, और वही हमको सिखाया गया है। तो इसके हिसाब से एंड में उसके साथ जो भी ऑप्शन अपन रीजनेबल हो सकता है वो मेंशन करके हमको आगे बढ़ जाना है, क्योंकि जो ड्यूटी है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की हमेशा ये बोलती है कि आपको एथिकल रहना है, ट्रू रहना है, जो करेक्ट है उसको बताना है, तो वही हमको यहाँ पे मेंशन करना है फ्रेंड। Truth, thus the chartered accountant should put the interest of the company and professional ethical first and insist that मतलब professional ethics को first रखना है, interest of company जो है वो second रखना है, और उसके अकॉर्डिंग उसको अपनी रिपोर्ट बना के देनी है, जिससे कहीं ना कहीं बैंक से लोन भी मिल जाए, ऐसा समझा के कि देखो ऐसा नहीं है बट स्टिल वी आर इन गुड पोजीशन, और उसका ट्रूथ भी रह जाए प्लस उसकी नौकरी भी रह जाए, ऐसा उसको कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ देना है, बट सब्जेक्ट टू ही शुड बी 100% स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कि इंटीग्रिटी हमको सिखाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा अलग था ये, इसको आप एक बार रीड कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 4। सनशाइन लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ओके, हैज डेब्ट कन्वेंट अटैच्ड टू सम ऑफ इट्स बोरोइंग व्हिच आर included in financial liabilities in the balance sheet. Okay, these convent mandate the company to repay the debt in full if Sunshine Limited failed to mention the liquidity ratio and operating margin above the specific limit. माने लोन ऑन डिमांड बन जाएगा अगर उसने कंडीशन फुलफिल नहीं की तो, जो उसका रेशियो है वो मेंटेन नहीं किया तो, ठीक है। The director along with the CFO of the company who is a chartered accountant, ये देखो CA दिख गया ना, वहाँ पे समझ जाने का, अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू हो गई है। तो CFO है हम यहाँ पर, are considering entering into the fresh 5-year leasing arrangement but are concerned about the negative impact any potential lease obligation may have an above mentioned convent। मतलब अपन एक 5 ईयर की लीज में जाना चाह रहे हैं, कुछ एक हो सकता है, मतलब लीज के हिसाब से इंडिया 116 के हिसाब से हम कुछ लीज लेना चाह रहे हैं 5 ईयर की, लेकिन उसमें वो इशू ना हो जाए, ये ऊपर जो दिया हुआ है उसका रेशो जो है वो मीट ना हो, क्योंकि लिक्विडिटी रेशो मीट होना चाहिए, ठीक। अकॉर्डिंगली द डायरेक्टर एंड CFO प्रपोज दैट द लीज एग्रीमेंट बी ड्राफ्ट इन सच अ वे दैट इट इज सीरीज ऑफ 6-10 month लीज रादर देन द single 5-year lease in order to utilize the short-term lease exemption avail under India's 116 lease। Oh my God, बहुत सातक दिख रहे हैं मेरे को। क्या बोलते हैं कि हम 5 साल की एक लीज बनाने के बजाय उस लीज में इंडियाज 116 जो बताता है कि अगर हमारा लीज पीरियड 12 मंथ से कम है तो हम शॉर्ट टर्म लीज लेके लीज एग्जेम्पशन ले सकते हैं। ROU असेट्स हमारी बुक्स में नहीं दिखाएंगे और लीज लाइबिलिटी बुक्स में नहीं दिखाएंगे, उसको हम नॉर्मल लीज बना देंगे। तो instead of making 1 lease of 5 year, they are making 6 lease of 10 month, मतलब 10 मंथ की 6 लीज बना देंगे। तो ऐसा भी नहीं चलता है ना, अगर आपका इंटेंशन है रिन्यू कराने का तो हम तो उसको लीज के पीरियड में काउंट करते हैं इंडिया 116 के अकॉर्डिंग, तो ये गलत कर रहे हैं। दिस वुड
10 enable accounting for the lease of their legal firm. The director believe that this treatment will meet the requirement of the debt covenant. Through such treatment may be contrary to the accounting standard required. Discuss the ethical and accounting implication of the above issues from the पर्सपेक्टिव ऑफ द सीएफओ. सीएफओ को ही पकड़ रहे हैं क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो हम तो उसी को पकड़ेंगे भैया. हमारा तो जो घर वाला है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारे खानदान का, हमारे बरादरी का, राइट. सो फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो देखो यहाँ पर तो इंडियाज 116 के बारे में एक्सप्लेनेशन देने को आपको मिल जाएगा. तो स्टेप 1 आप पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि साहब इंडियाज 116 कभी नहीं बोलता कि ऐसे 5 साल की लीज को आप 10 महीने में दिखा दो. प्लस इंडियाज 116 तो ये भी बोलता है कि अगर आपका एक्सपेक्टेशन की फ्यूचर में रिन्यू कराने का है तो आपका लीज पीरियड उस पीरियड को भी इंक्लूड करके माना जाता है. अगर रीजनेबल सर्टेनिटी है उसको रिन्यू कराने की, तो आपको याद होगा इंडियाज 116 आपने जब सीखा था लीज, तो उसके हिसाब से लीज का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है फ्रेंड्स. इंडियाज 116 के ऊपर आप पढ़ सकते हो, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया हुआ है, क्या होता है, क्या रूल है. फिर यहाँ से चालू हो गया हमारा प्रोफेशनल एथिक्स. तो कोड ऑफ एथिक्स क्या बोलता है कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएफओ हैं उसको इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब उसको फॉलो करना चाहिए. ये नहीं बोल सकते फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में आपको 5 पॉइंट के बारे में बोल देना है फ्रेंड्स, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि भाई ऐसा करना एथिकल नहीं है, बराबर नहीं है. और लास्ट में आप ये जो क्लॉज है अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्लॉज 1 और पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये मेंशन कर देना है कि इसके अकॉर्डिंग ये कवर होता है, आपका ऑडिट के अंदर आता है. और बाद में अपन लिख सकते हैं कि अगर वो सीएफओ ने ऐसा नहीं किया तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, अगर किया है तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर है. तो फ्रेंड्स यू कैन राइट द आंसर और एक बार रीड भी कर लेना. लेजिस्लेशन 5. अगस्ता लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंगेज इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमेटिक स्पेयर पार्ट, ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट. ओके, ठीक है. The company is preparing the financial statement for the year ended 31st March 2023. The director of Augusta Limited are entitled to an incentive based of the operating profit of margin company. तो फ्रेंड्स ये सेम का सेम क्वेश्चन है उसके जैसा ही कि वो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा तो उसने प्रॉफिट ज़्यादा घुमाने के लिए कोशिश की होगी, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है. ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं. You have been appointed as a consultant of the advice to the preparation of the financial statement and you notice the following issues. मतलब अपन को खुद को अपॉइंट किया गया है, भी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बोल सकते हो कि डायरेक्टर जो है वो प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कुछ करने की सोच रहा है. पढ़ते हैं. ऑन 1st April 2022 Augusta Limited a defined benefit pension scheme which aimed to the increase the pension entitlement from 12% ऑफ फाइनेंस सैलरी टू 18.5%. तो देखिए फ्रेंड्स, ये इंडियाज 19 के ऊपर हम एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए बात कर रहे हैं. उसके अकॉर्डिंग उसने बोला है कि 12% से 18.5% पे हम अपनी जो पेंशन स्कीम है उसके अकॉर्डिंग डिफाइंड बेनिफिट प्लान को लेके आएंगे. ठीक है. दिस अमेंडमेंट वाज मेड ड्यू टू द सैलरी कट मेड इन अकाउंट ऑफ द पैंडेमिक. ठीक है. द चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज शोन सच इंक्रीज इन द पेंशन एंटाइटलमेंट अमाउंटिंग टू 85 करोड़ की है इसकी वजह से, राइट, अंडर द had employee benefit forming part of the operating profit. The director are unhappy with this professional presentation. मतलब वो 85 करोड़ का उसका लॉस हो गया, एक्सपेंस दिखा रहे हैं तो बोलते हैं ये गलत है. अरे गलत क्यों है भाई? यही तो होना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा इनकम हो रही, एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वो पीएनएल अकाउंट में दिखाना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से कम होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट में जाना चाहिए वो, तो उतना प्रॉफिट कम हो जाएगा हमारा. दे बिलीव दैट द पेंशन स्कीम इज नॉट इंटीग्रल to the operation of the company since it is paid post retirement of the employee. बोलते हैं बाद में देनी, अभी क्या को दिखाने का, दिमाग खराब, अभी दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे भैया? इंडियाज 19 तो यही बोलता है. and thus insist that such presentation would be misleading and computing the operating profit or loss. मतलब प्रॉफिट को बढ़ाना चाह रहा है जैसे अपन बोल रहे थे. Accordingly, the director proposed to change in the accounting policy so that all such gain and losses pension scheme would be recognized under other comprehensive income. मतलब वो उसी में दिखा दो, बोले अभी नहीं है, बात की बात है वो तो. In director believe that this policy choose will make an financial statement more consistent, understandable, thereby justify the same and ground of the fair presentation as defined in the framework. The pension स्कीम ऑफ द अगस्ता लिमिटेड करेंटली इन डेफिसिट. तो देखिए यहाँ पर खाली ये इंडियाज 19 के साथ में एक और आ गया चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में.
तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करने लग गया। अरे ऐसा थोड़ी चलता है। डिस्कस द एथिकल एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज implementation of the above issues, refer to the relevant Ind AS whether appropriate from the presentation of the consultant। तो फ्रेंड्स हमारा Ind AS 8 भी यहाँ पर अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से अपन ऐड कर सकते हैं कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन और एरर, वो भी हम एक ऐड करके दिखा सकते हैं कि भाई ऐसे तुम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी करके मर्जी जो करके दे दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये खाली बेटर प्रेजेंटेशन के लिए होता है एंड कंप्लाइंस बाय इंड एस होता है, लॉ भी नहीं चलता है यहाँ पर, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो मेंशन है यहाँ पर हम इंड एस 8 और इंड एस 19 के बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। आई थिंक इसने इंड एस 8 के बारे में ज़्यादा बोला है, इंड एस 19 के बारे में हाँ बोला है, 19 के बारे में बोला है। सो आप ऐसे इंड एस 8 और 19 के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दीजिए कि सर देखो जो रूल है उसके हिसाब से जो बेनिफिट प्लान है उसको आपको कहीं ना कहीं फिल्म में दिखाना पड़ेगा। आपका प्रॉफिट 85 करोड़ से कम होगा तो होगा, आप ऐसे करोगे तो वो आपका प्रेजेंटेशन बराबर नहीं है। तो ऐसे आप इंडियस के हिसाब से मेंशन कर दीजिए 8 एंड 19 के हिसाब से। फिर अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मान जाता है उसकी बात के ठीक है नहीं करते हैं तो फिर उसके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में वो आ जाएगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के हिसाब से हम उसको लिख देते हैं कि भाई देखो तुमने ये रूल फॉलो नहीं किया है, तो उसमें तीनों अपन प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और ये सारे उसमें अपन ऐड कर देंगे। तो स्टेप 2 में वो लगा देंगे। स्टेप 3 में जाके अपन जो कंक्लूजन है वो उसके साथ में जो आपका सीए का एक्ट है वो आप लगा दीजिए। तो क्लॉज 578 पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल चार्टर्ड अकाउंटिंग 1949 के अकॉर्डिंग ऐसा है, और थोड़ा सा इन क्लॉज का एक्सप्लेनेशन दे दिया और बाद में अपन कंक्लूजन लिख देंगे कि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया उस बात को और गलत किया तो मिसकंडक्ट माना गया, गिल्टी माना जाएगा, और नहीं किया तो इट्स परफेक्ट, करेक्ट। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन 6, द डायरेक्टर ऑफ स्पाइन लिमिटेड आर eligible for an incentive computed as a percentage of cash generated from the operation, okay, as defined in Ind AS 7। ये देखो कैश फ्लो का आ गया। Statement of cash flow in accordance with the term of their appointment, due to the onset of the pandemic, the company has not performed well and it has affect lost cash from operation। बराबर, पेंडेमिक की वजह से उसका लॉस हो रहा है, उसका जो सिस्टम था वो कैश फ्लो के बेस पर ही था, उसको जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाएगा वो, बराबर, ठीक है। इन ऑर्डर टू मीट द कैश रिक्वायरमेंट, द डायरेक्टर ऑफ स्पिन लिमिटेड आर प्लानिंग टू डिस्पोज ऑफ अंडर यूटिलाइज इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, नॉट सब्सिडी और एसोसिएट, जनरल इन्वेस्टमेंट है। द डायरेक्टर opinion that since the cash generated from sale of such equipment and investment would use for operation, the inflow on such sale would be presented in statement of cash flow under cash from operation। ये देखिए भैया, मतलब बेच रहे हो असेट्स, इन्वेस्टमेंट, और दिखाओगे कैश फ्रॉम ऑपरेशन में। अरे भाई इंड AS 7 थोड़ा तो फॉलो करो। इंड AS 7 क्या बोलता है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन में आपके रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी की सेल आती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट या एसेट्स बेच रहे हो, इट्स अ पार्ट ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। द डायरेक्टर आर कंसर्न अबाउट मीटिंग द टारगेट ऑफ ऑर्डर ऑफ इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ देयर जॉब एंड फील दैट दिस ट्रीटमेंट वुड हैंस द कैश फ्लो पिक्चर ऑफ द बिजनेस, ओके। द इनफ्लो ऑन सेल सच इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट हैव द पोटेंशियल टू मेक द कैश फ्लो ऑपरेशन फिगर पॉजिटिव। बराबर बात है, बड़ी अमाउंट का बचेगा तो वो पॉजिटिव तो हो जाएगा, लेकिन रॉन्ग है ना भैया, रॉन्ग नहीं कर सकते हो आप। डिस्कस द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन लिमिटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज एन एम्प्लॉई टू इंश्योर द मैनिपुलेटिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एज सजेस्टेड बाय द डायरेक्टर डज नॉट ऑकर। बताइए, मतलब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो डायरेक्टर ने, वो कोई भी होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट, वो बोलता है डायरेक्टर ने बोला है ऐसा करना है, तो अभी क्लियर है फ्रेंड्स, एकदम पिक्चर क्लियर है, इसमें तो कोई क्लियर है, मतलब बात दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप चाहो तो वो बोनस के जैसे भी लिख सकते हो, जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना था उसके जैसे भी इसका आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पर कैश फ्लो के अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट होता है, इंड AS 7 के अकॉर्डिंग आप मेंशन कर दीजिए कि इट्स अ पार्ट ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसको वो गलत दिखा रहा है तो उसको मिसलीड माना जाएगा। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग उसको मेंशन कर दीजिए कि वो कैश फ्लो को अगर बराबर से फॉलो नहीं करेगा तो इसका मतलब इंड AS 7 फॉलो नहीं हुआ है और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। देखो इसने मेंशन भी किया है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, राइट। तो उसको वहाँ से हटा के दिखाना चाहिए, और ऐसे नहीं कर रहा है तो उसने अपने प्रोफेशनल एथिक्स को ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया है,
बराबर है, और थोड़ा सा आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट का भी क्लॉज का भी डाल दीजिए, तो अकॉर्डिंगली आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये सिमिलर क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, क्वेश्चन बनकर सिमिलर ये है क्वेश्चन 7, तो इसको आप खुद ही कर लेना है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, सेम का सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, Agastya Limited is listed company engaged in the manufacturing of the automobile spare part. This company preparing a financial statement of the year end 31st March. The director of the Agastya Limited are entitled to incentive based on the operating profit margin of the company. You have the appointed as a consultant of the advisory of the preparation of the financial statement. You notice the following thing. ठीक है, the draft financial statement include the amount 75 lakhs given to the loan to director. The loan has no specific repayment term. Okay. The same is payable on demand. Oh my God. मैंने डायरेक्टर को सीधा पैसे पकड़ा दिए 75 लाख, बोले कब देना है, बोले कभी नहीं देना, कब देंगे, बोले जरूरत पड़ी तब दे देंगे, और क्या, तो पेबल ऑन डिमांड बना दिया बेसिकली। ठीक है, द डायरेक्टर हैव इंक्लूडेड सच लोन अंडर द हेडिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओ माय गॉड, तो ये इंडिया 7 का वापस आ गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है एज पर इंडिया 7 कि वॉट एवर सिक्योरिटी और कैश विच वी कैन इनकैश विद इन 3 मंथ, और जो शेयर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, या कैश या बैंक में होना चाहिए, लेकिन डायरेक्टर को पैसा दे रखा है, वो कैश इक्विवेलेंट थोड़ी मानेंगे भैया। हाँ, ठीक है, दे हैव रीजन दैट सिंस सच लोन विच इज एडवांस इन वन ऑफ द डायरेक्टर इज रीपेबल ऑन डिमांड। तो रीपेबल ऑन डिमांड मतलब थोड़ी है कि तुम उसको कैश इक्विवेलेंट मान लोगे। इट इज readily convertible to cash. Further, the director opinion that such presentation should not be problem even under India's framework, as financial statement are essentially prepared in accordance with accounting policy which is chosen by the company. Okay, and in this case Agastya Limited has made a policy choose to show such loan as cash equivalent. ऐसा उसने पॉलिसी खुद नहीं बना दी, बोले तो कैश इक्विवेलेंट दिखाओ, आप तो जाने दो। डिस्कस एथिकल एंड अकाउंटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अबव इश्यूज रिफरिंग टू द रिलेवेंट इंडियाज वेरेवर अप्रोप्रिएट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं आया फिर, बराबर, हाँ अपॉइंट किया है आपको, तो आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो अपन एज ए कंसल्टेंट अपॉइंट है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, ऑब्वियस बात है। तो आप बताइए क्या होगा फ्रेंड्स। तो ये तो बिल्कुल गलत है, लॉन ऑन डिमांड नहीं, बल्कि तो उसको सैलरी दे दी अपन डायरेक्टर को, इसको डीम्ड सैलरी माना जाता है हमारे अकॉर्डिंग। तो डीम्ड सैलरी के हिसाब से इसको आपको दिखाने नहीं चाहिए, तो इंडिया 24 के अकॉर्डिंग आ जाएगा। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर ऑफ लाइकली ऑफ नेसेसरी, तो इंडिया 24 के अकॉर्डिंग हमको रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन करके इसको डिस्क्लोज करना चाहिए, और इंडिया 7 के अकॉर्डिंग ये कैश इक्विवेलेंट बिल्कुल नहीं है। तो इन सब का एक्सप्लेनेशन इंडिया 7 और इंडिया 24 का आप दे दीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए इंडिया 7 का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इंडिया 4 का भी 24 का भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा समझा दीजिए उसको कि ये जो है वो आपका रेम्यूनरेशन है सर, ये कहीं कैश इक्विवेलेंट नहीं है, आप उसको पैसा खा के बैठे हो, उसको नहीं देने वाले हो। हाँ, और आपको ये ऐसा लोन लिया है तो कहीं ना कहीं आपने रेम्यूनरेशन ले लिया है, क्योंकि इसका कोई रिपोर्ट का कोई चक्कर ही नहीं लिखा है, आपने खाली लोन ऑन डिमांड मेंशन कर दिया है, राइट। फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से अगर आप वो नहीं करेंगे तो हम अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल को मेंशन कर देते हैं फ्रेंड्स, कि भाई आप ऐसा जो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट आप है तो आप ऐसी रिपोर्ट नहीं दे सकते, आपको रिपोर्ट में बाकायदा इंटीग्रिटी मेंशन करना है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, ऑब्जेक्टिविटी ध्यान रखनी है, कि आप बोलोगे कि ठीक है मैं तो अभी उसके लिए कर देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं करना है, राइट। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता जा रहा हूँ, लास्ट में आपको ये 6 क्लॉज ऑफ पार्ट 1 शेड्यूल 2nd शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये मेंशन है, वो आप थोड़ा ऑडिट के हिसाब से लगा के और कंक्लूजन मेंशन कर दो, ठीक है, वेरी गुड। 9 As at 31st March 2024, Mitra Limited had a plan to dispose of 75% of the subsidy दोस्ती लिमिटेड। ओके, सब्सिडी को खत्म करने की बात कर रहा है, मतलब हमारा इंडिया 110, 111, 123, 27 एंड 28, ये सारे इंडिया आ गए, बराबर। 112 भी है बेसिकली, तो ऐसे 110, 111, 112, 27, 28 ऐसे 5 इंडियाज का अपन एप्लीकेबिलिटी यहाँ डाल सकते हैं। लेट्स सी, दिस प्लान हैड बीन अप्रोप्रिएट बाय द बोर्ड एंड वाज रिपोर्टेड इन द मीडिया एज वेल एज द स्टॉक एक्सचेंज where Mitra Limited was listed, ठीक है। It is expected that Jaya Limited is non-controlling shareholding in Dosti Limited holding 25% stake
बाद में वो नॉन कंट्रोलिंग हो जाएगी, ऑब्वियस बात है, 70% बेच देगी तो नॉन कंट्रोल हो जाएगी। ना, अच्छा 70% हमारे पास है और कोई दूसरे के पास 25% है, विल एक्वायर 70% इक्विटी इंटरेस्ट एज वेल। ओके, मीन्स 75% हमारे पास था और 25% एक दूसरी कंपनी के पास था जो कि नॉन कंट्रोलिंग कंपनी थी, ऑब्वियस बात है, वो हमारे शेयर को खरीदने वाली है। ठीक है, द सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट इन बाय अक्टूबर 2024 और हम मार्च 24 में अभी हैं। ठीक है, दोस्ती लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू हैव सब्सटेंशियल ट्रेडिंग लॉस इन द पीरियड अप टू द सेल। ठीक है, मिस्टर एक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके आगे चार्टर्ड अकाउंट पिक्चर में, who is an employee in the financial department of Mitra Limited, wishes to show Dosti Limited as held for sale in the financial statement and to create a restriction provision of include the expected cost of disposal and future trading loss। ऐसा उसकी इच्छा है, क्योंकि इंडिया 105 हमारा क्लियर बोलता है कि जब एनी नॉन कैश एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अगर होगा तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेशन लॉस, उससे रिलेटेड जो भी खर्चा है, वो सब का हमको प्रोविजन बना के उसको सेपरेट ही हेड में डाल देना चाहिए, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल बोल के। ठीक है, आगे हाउएवर द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO, CEO नहीं है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, डज नॉट विश दोस्ती लिमिटेड टू बी categorized as held for sale nor to provide the expected losses। Okay, the COO is concerned as how this may affect the sale and would surely result in bonus target not being met। Okay, मतलब ऐसा कर देगा तो बोनस टारगेट नहीं मेट हो पाएगा, इसलिए क्यों दिखाने का, समझ दिखाओ। He has argued that as management it has duty to ensure the high sale price to maximize the return of the shareholder of Mitra Limited। He has also hinted that Mr. X's job could be safe if such provision were to be made in financial statement। ये लो सीधा धमकी दे दिया कि भाई तू समझ ले अच्छे से, हाँ, नहीं तो तेरी जो जॉब है ना चार्टर्ड अकाउंट की, अभी तू यहाँ पे हमारे यहाँ काम कर रहा है, वो भी तेरा चला जाएगा, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। तो अब चार्टर्ड अकाउंट का डरना चाहिए, निडर होकर काम करना है, इंटीग्रिटी फॉलो करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, हाँ, ऑब्जेक्टिविटी नहीं भूलना है, तो ये इसके हिसाब से उसको अपन बोलेंगे। ठीक है, द एक्सपेक्टेड कॉस्ट फ्रॉम द सेल ऑफ द फॉलोइंग, फ्यूचर ट्रेडिंग लॉस हो सकता है 20 करोड़ का, वेरियस लीगल कॉस्ट सेल होगा 1.5 करोड़ का, रेंडेंसी कॉस्ट ऑफ द दोस्ती लिमिटेड एम्प्लॉय के 4 करोड़ का, एंड इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का 7 करोड़ का। ऐसे इतना खर्चा होने वाला था जिसका वो प्रोविजन बनाने वाला था, बिकॉज उसको नॉन कैश हेल्ड फॉर सेल में डालना है इंडिया 105 के अकॉर्डिंग, लेकिन उसको मना कर दिया, बोले तो दिखाएगा तेरा जॉब चला जाएगा। ठीक है, आगे डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विच Mitra Limited should adopt the address the issue above for the financial statement। मतलब अभी क्या उसको अपन को करना चाहिए, अकाउंट ट्रीटमेंट क्या उसको दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा वो अपन मेंशन कर देंगे कि हमें इंडिया 105 के हिसाब से अगर हमारा एक साल के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी नॉन कैश एसेट्स को सेल करने का इंटेंशन है इमीडिएट इफेक्ट से, तो इसका मतलब उसको हमको हेल्ड फॉर नॉन कैश एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में दिखाना चाहिए एज पर इंडिया 105। ठीक है, discuss the ethical issue which may be arise in above scenario including any action which Mr. Limited and Mr. X should take। तो वो प्रोफेशनल अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में उसने स्पेसिफिक मांग लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले इंडिया 105 के बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, नॉन कैश हेल्ड फॉर सेल, उसके अकॉर्डिंग सारा जो भी खर्चा होने वाला है उन सबका प्रोविजन बनाओ, उसको सेपरेट असेस को दिखाओ, उस असेस पे कोई डेप्शन चार्ज नहीं करना है फ्यूचर में, डेप्सिबल है ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो भी उसका फेयर वैल्यू उसके अकॉर्डिंग उसको मेंशन करके सेपरेट दिखा दो, जो भी उसका नफा नुकसान उसकी वजह से होने वाला है वो पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लीजिए, ऐसा इंडिया 105 बोलता है। तो वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, सेल शुड बी एक्सपेक्टेड टू क्वालिटी ऑफ द रिकॉग्निशन एज अ कंप्लायंस सेल विथ इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन। तो ऐसा उसको मेंशन करना पड़ेगा कि 1 साल के अंदर हम इसको बेचने वाले हैं, तो इसके लिए दिखाना पड़ेगा, और लोअर ऑफ द इट्स कैरिंग अमाउंट एंड द फेयर वैल्यू पे उसको दिखाना है, राइट, लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू में से भी कॉस्ट टू सेल माइनस करके उस पर दिखाना है, तो उसके हिसाब से ये सारे खर्चे उसको दिखाने चाहिए और अपने प्रोविजन फॉर रिक्वायरमेंट में बनाने चाहिए, राइट। फिर एथिका आ गया, एथिक्स के अकॉर्डिंग हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलना है कि तुमको इंटीग्रिटी रखना है, निडर रहना है, और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी आपको रहना है, क्योंकि कॉम्पिटेंस रहने से आपको नॉलेज है ये पता रहे, ऐसा नहीं बोल सकते नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है तो सर पढ़िए थोड़ा, इंडिया 105 पढ़िए आगे।
मनोज सर का FR लीजिए तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो ऐसे करके हम उसको मेंशन कर सकते हैं। पांचों अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में अपन उनको मेंशन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर, तो वो सब अपन मेंशन करके डाल सकते हैं। और फिर लास्ट में अपन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग लिख के कि सर इसको ये अगर वो नहीं कर रहा है फॉलो तो मतलब प्रोफेशनल एथिक्स के अकॉर्डिंग मिसकंडक्ट माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स 99 लेक्चर्स हमारे खत्म हो गए। अभी टेस्ट नॉलेज का एक क्वेश्चन और है, वो और देख लेते हैं। सस्ता लिमिटेड डिजायर अपग्रेड अ प्रोडक्शन प्रोसेस सिंस द डायरेक्टर बिलीव दैट technology led production is only way of company can remain constitutive. On 1st April 2025 the company entered into the property lease arrangement in order to obtain tax benefit. ठीक है, however the draft financial statement do not show the lease assets or lease liabilities as on the date. ये देखिए इंडिया 116 का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर आपको कोई लीज पे लेना है, कुछ प्रॉपर्टी आपने मोर देन 1 ईयर का जिसकी लाइफ लिया है, तो आपको राइट ऑफ यूज एसेट्स एंड लीज लाइबिलिटीज एज पर इंडिया 116 दिखानी होती है। ये हमारा इंडिया के अकॉर्डिंग रूल है। ठीक है, न्यू फाइनेंशियल कंट्रोल सीए देखो लगा दिया। सुनील राघवन ज्वाइन शस्त्रा लिमिटेड बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026 या 16 डाल दीजिए। ठीक है, एंड वाज एंगेज in the view of the financial statement of the preparation for the upcoming audit and being making a loan application to finance the new technology. ठीक है, CA Sunil Raga believe that the lease arrangement should be recognized in the balance sheet definitely. However, the managing director Miss Anusha Srivastava an MBA finance strongly disgrace सी विशेष टू चार्ज द लीज रेंटल टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब सारा खर्चा पीना दिखा दो, नॉर्मल लीज मानो उसको, इंडिया 116 को साइड में हटा दो। हर ओपिनियन इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट द लीज अरेंजमेंट इज merely a monthly rental payment without any corresponding assets or obligation, since there is no invoice for transaction assets of Sasta Limited. Her disagreement also stems from the fact that the showing a lease obligation in the financial statement would impact the gearing ratio of the company. बराबर, gearing ratio भी उसका हो जाएगा, जैसे आपने कैपिटल gearing ratio था वैसे ये gearing ratio है वो भी impact हो जाएगा। ठीक है, which would have the adverse impact of the upcoming loan application. मतलब अपने loan application दे रखा है सर, उसमें उसका रिवर्स इफेक्ट हो जाएगा, हम इसको नहीं दिखा सकते, नहीं तो हमको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि लोन लाइबिलिटी दिख जाएगा ना हमारा, इधर लीज एसेट्स दिखेगा, राइट ऑफ यूज एसेट्स दिखेगा, उधर लीज लाइबिलिटी दिख जाएगा इसके लिए। सो मिस अनुषा हैज मेड द क्लियर टू सीए सुनील राघवन दैट द स्टेक इज नॉट ओनली द लोन एप्लीकेशन बट ऑल्सो हिज फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव ऑफ द सस्ता लिमिटेड। मतलब ये खाली लोन एप्लीकेशन नहीं है बल्कि इस पर फ्यूचर डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा। सर इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्लियर बोल दिया है उसको। हाँ, नहीं तो तेरे को देख लेंगे फिर। ठीक है, डिस्कस द पोटेंशियल एथिकल conflict which may arise in the above scenario and the ethical principle which would guide how the financial control should respond to the situation. तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप अभी सोचिए अपने आप को रख के कि आफ्टर कंप्लीट CA आपने इन कंपनी में ज्वाइन किया है जो कि इंडिया 116 को फॉलो करने का मना कर रहे हैं, क्योंकि जो अपन लीज पे लेते हैं तो आर यू एसेट्स हमको हमारी बुक्स में दिखाना होता है, वो ये मना कर रहे हैं कि मत दिखाइए, आप उसको नॉर्मल लीज की तरह दिखाइए। तो आप क्या करोगे? तो फ्रेंड्स जो फैक्ट है वो तो ये कि अभी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट बोलता है उसके हिसाब से चलना है, तो हमको वही रूल फॉलो करना पड़ेगा जो इंडिया 116 में बोला हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग लीज लाइबिलिटीज एंड ROU एसेट्स दिखाना पड़ेगा हमारी बुक्स में। जितना भी लाल का लीज है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, अगर वो लीज पीरियड 12 मंथ से कम का है तो हम उसको नॉर्मल लीज मान सकते हैं, जो कि उनकी जो भी डायरेक्टर हैं वो बता रहे हैं, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग हमको इंडिया 116 का एक्सप्लेनेशन लिख देना है। फिर फ्रेंड्स प्रोफेशनल जो एथिकल इशू है उनके बारे में मेंशन कर दीजिए कि देखिए सर हमारे CA का अकॉर्डिंग जो है वो इंटीग्रिटी फॉलो करनी है, ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करनी है। हाँ, तो अपन को जो भी थ्रेट है जो भी आ रहा है कोई बात नहीं, उन्होंने क्लियर बोल दिया है, बट स्टिल हम ट्राई करेंगे हमारा बेस्ट समझाने के लिए कि देखो मैडम ऐसा करने से हमारी कंपनी को ही लॉस है, क्योंकि आज हम कहेंगे तो कल हमारे पास दूसरी लिटिगेशन आ जाएगी, तो इसके लिए हम आज ही इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, दूसरा तरीका ढूंढते हैं, कोई बैंक से और बात करेंगे और नया तरीका लेके आएंगे जिससे हमको लोन मिल जाएगा। सो ऐसा हम उसको आइडिया दे सकते हैं जिससे
इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहे, ऑब्जेक्टिविटी भी मेंटेन रहे और सामने वाले को पता रहे कि ये प्रोफेशनल एथिक्स को ध्यान रख रहा है, जो एथिकल ड्यूटी है उनका ध्यान रख रहा है। सो ये सब मेंशन हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, राइट। और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी अपन बोल सकते हैं। वो बोले कि ठीक है हमको तो पता ही नहीं था ऐसा रूल कैसा बोल देंगे, तो बोलेंगे नहीं मैम देखो इंडियस 116 ने क्लियर ऐसा बोला है, तो वो दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो स्पेशली अमेंडमेंट हुआ है। पहले आपको पता होते पुराने इंडियस हुआ करते तो उसको भी हटा के भी इंडियस 116 लेके आए, तो इसको तो हमको फॉलो करना ही चाहिए। सो ऐसे मेंशन करते हुए हम डाल देंगे और फिर लास्ट में अपना जो क्लॉज है सीए का उसके अकॉर्डिंग क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल का मेंशन का रेफरेंस डाल देंगे और लास्ट में ये लिख देंगे कि भाई अगर प्रोफेशनल इसने फॉलो किया है तो ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं फॉलो किया है तो मिसकंडक्ट के अकॉर्डिंग ये गिल्टी पाया जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसके लिए ही विल बी फाइंड गिल्टी अगर इसने बराबर प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो। ओके फ्रेंड्स, सो आई ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट ऑल दीज 10 क्वेश्चन विथ इन अराउंड 1 आवर्स 10-15 मिनट में हमारा हो गया। एंड फ्रेंड्स आई एम श्योर कि ये आपको समझ आ गए हैं। बाकी की लैंग्वेज आप याद रखना, सेम लैंग्वेज हमको नहीं लिखनी है, इवन किसी भी क्वेश्चन में हम सेम लैंग्वेज लिख सकते हैं, बस खाली मेन पॉइंट आपको पता रहे, जैसे 5 जो आपके मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल वो पता रहे। इंडेस की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए फ्रेंड्स, याद रखो, क्योंकि ये जो टॉपिक है इवन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो टॉपिक है उसके अंदर भी आपको इंडेस की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। तो इंडेस अच्छे से सीखिए, इंडेस में कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड जो मैं चाहता हूँ कि अगर 5 मार्क्स का आ जाए तो फ्रेंड्स 1-1.5 घंटे में 5 मार्क्स आपके कंप्लीट कर दो, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। Any problem, any doubt, please comment on the comment box. Okay, thank you so much.